Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter classification of elements and periodicity, and that is ionization energy. बेटा ionization energy क्या होती है? We already discussed in our previous video that the minimum amount of energy that is required to remove the most loosely bound electron from the valence shell in a isolated atom in the gaseous state, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि बेटा जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो किसके लिए रिक्वायर्ड हो? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वैलेंस ऑर्बिटल में से, राइट? तो द एनर्जी required to remove the second electron from the monovalent cation is called second ionization energy। तो वो कहते हैं जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो किसी एटम में से, उसी एटम में से दोबारा से जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाए तो उसे बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे बेटा जब उसी सेम एटम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसे ये चलती रहती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके तो कैसा हो जाएगा हमारा एटम? एम पॉजिटिव आ जाएगा उस पर चार्ज, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर दिया जाए तो M2 पॉजिटिव। देन आयनाइजेशन थर्ड रिक्वायर्ड होगी किसके लिए? फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट? तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? M3 पॉजिटिव। और ऐसे ही M3 पॉजिटिव में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो हमारे पास आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ। और ये कह रहे हैं कि जैसे ये इन्होंने एक ट्रेंड दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू थर्ड, एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी एज कम्पेयर टू सेकेंड निकालने में, थर्ड निकालने में। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर आप ध्यान दे तो न्यूक्लियस में तो क्या पड़ा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हैं। उनकी जो पुल है, वो उनका जो खिंचाव है इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। अब अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है तो उस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा उसमें हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, राइट? ज़्यादा जोर निकालना पड़ेगा यानी कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस हिसाब से बेटा इन्होंने ये ट्रेंड दिया है। आप कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उतनी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना, क्योंकि उतने ही ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होंगे वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे बचे हुए उसमें। ठीक है बेटा? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म्ड। कहते जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो पॉजिटिव आयन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? बन जाएगा। फॉर विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जो हमारे पास बाकी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो रह गई है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रह गए बेटा उसमें, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ गई है अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर कम हो गए हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम दैट पॉजिटिवली चार्ज केटाइन। अब इस पॉजिटिवली चार्ज केटाइन में से हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी, जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट।
As a result, the energy required to remove third electron is even more than that of required for second electron. वो कहते हैं थर्ड के लिए और भी ज़्यादा चाहिए होगी एनर्जी. तो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उसे अफेक्ट करेंगे. सबसे पहला फैक्टर है बेटा साइज ऑफ एटम. साइज जितना छोटा उतना मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, और लार्जर जितना साइज होगा उतना वो न्यूक्लियस से दूर होगा आपका इलेक्ट्रॉन, और उतना ही ज़्यादा वो लूजली बाउंड होगा और आसानी से हम निकाल पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को, राइट. तो इन लार्जर एटम आउटर इलेक्ट्रॉन आर फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दस कैन बी इजीली रिमूव. जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा. तो यानी कि हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. साइज के इंक्रीज करने से वो कम हो रही है, राइट, उसकी वैल्यू. उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट. आयनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन. बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा एटॉमिक साइज में था. बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूस कब होता है, जब वो बड़ा हो साइज में, राइट. बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हैंस द आउटर इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड, और उससे आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है. उसके बाद थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज के. जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना. उसके बाद है हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स. बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला है. जैसे कि एस ऑर्बिटल में हम कहते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है हमारे पास, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर सिंगल होगा, अगर 2 होंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है एस की, 2 अकोमोडेट कर सकता है. इसे बोलेंगे फुली फिल्ड, इसे बोलेंगे बेटा हाफ फिल्ड. ऐसे ही पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना हमारे पास, 3 सब शेल्स. उनमें मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 6, और मिनिमम 3. ये हो गई इनकी हाफ फिल्ड. और अगर इसमें 6 हो तो ये हो गई इनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और ऐसे ही बेटा डी ऑर्बिटल में 5 सब शेल्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये हो गई हाफ फिल्ड, और अगर 10 के 10 है तो हो गई फुली फिल्ड. तो ये कहते हैं जब ऐसी कंडीशंस हो ना, द एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को काफ़ी स्टेबल माना गया है बेटा. दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. Hence more energy is required to remove the electron from such atoms. जब एटम्स के पास ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जिसमें उनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो बेटा, उनकी भी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हायर हो जाती हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी. उसके बाद है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल ऑफ सेम ऑर्बिट. अगर हम बात करें 2s और 2p की, तो बेटा s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल. दस इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ p ऑर्बिटल इन कंपैरिजन टू s ऑर्बिटल. तो ऑब्वियसली जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जो दूर है. तो p ऑर्बिटल साइज में थोड़े बिगर होने की वजह से वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, और एस ऑर्बिटल साइज में थोड़े छोटे होने की वजह से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं. तो इन जनरल ये देखा गया है कि एस ऑर्बिटल सबसे नज़दीक होने के कारण उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू पी उससे दूर होता है, डी उससे भी दूर होता है, और एफ सबसे ज़्यादा दूर होने वाला ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से. वेरिएशन देख लेते हैं. अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं. वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड. कहते हैं अगर पीरियड की बात करें, लेफ़्ट टू राइट हम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था बेटा एटॉमिक रेडियाई के कॉन्सेप्ट में कि साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी विल बी more required. Along the period, nuclear charge increases and atomic radius decreases, which hold the outer electron more tightly. इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी increases. उसके बाद although कहते हैं nuclear charge of boron is more than that of beryllium,
बोरोन का कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम के, लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरोन की इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम से क्या है, कम। तो देख लेते हैं, कहते हैं बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, और सॉरी बेरिलियम की क्या है 1s2 2s2, लेकिन बोरोन की क्या है 1s2 2s2 2p1। अब आप ध्यान से देखिए, जो केस बोरोन का है, बोरोन में इन केस ऑफ बोरोन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 2p ऑर्बिटल, लेकिन बेरिलियम में कहाँ से जाना है 2s ऑर्बिटल से। हम अभी ये बात करके हटे हैं कि 2s ऑर्बिटल्स जो हैं ज़्यादा नज़दीक होते हैं न्यूक्लियर के, राइट। लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी फिर 2p के लिए, जो न्यूक्लियस से दूर है। तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2p इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली रिमूव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू 2s। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी कम हो गई, बोरोन की कम हो गई एज कम्पेयर टू बेरिलियम की। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम कह रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, हमारे पास बोरोन का, होनी इसकी कम चाहिए, होनी इसकी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन किसकी ज़्यादा है, बेरिलियम की। क्यों, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो s ऑर्बिटल के पास पड़ा है और वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, वो आसानी से नहीं रिमूव किया जा सकता। ऐसे ही इन्होंने केस बोला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास कहाँ पड़े हैं, देखिए 1s2 2s2 2p1 2px1 2pz1, यानी कि p ऑर्बिटल क्या हो गए यहाँ पे, हाफ फिल्ड, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, उसमें 2p2 2p1 2pz1, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा 2px2 वाला, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगी उसके बाद तो वो हाफ फिल्ड होगी। और हमने बोला है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। तो ये कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, ये फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल होना चाहेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी में पड़ा है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होने देगा। तो इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। सिमिलरली आप फॉस्फोरस और सल्फर का केस डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन की बोला गया है फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, इसमें तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई हो जाएगी। उसके बाद एज वी मूव डाउन अ ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो, लिथियम टू सीजियम, आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बेटा साइज जो है वो बिगर होता जा रहा है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच ऑल्सो डिक्रीज द आयनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना लूजली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला, तो वो आसानी से आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी मिलेगी और रिमूव हो जाएगा। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण, यानी कि जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, इसलिए उसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम इज लोएस्ट। इन केस ऑफ सीजियम इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, इवन कि सनलाइट ही फॉल कर जाए उसके सरफेस पे और वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। इसी कारण से इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इस पे जैसे ही एनर्जी फॉल करवाई जाती है नॉकआउट करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लो में इसके इलेक्ट्रॉन पास हो पाते हैं और इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ में लाया जाता है। आज के लिए बेटा आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही सफिशिएंट है। थैंक यू।